स्वर्ग के दरवाजे पर खून टपक रहा है। पहलगाम, जहां लोग चैन ढूंढने आते हैं, वहां से 26 लोग कभी लौटकर घर जा ही नहीं पाए। गोलियों ने ये नहीं देखा कि वो सैनिक थे या फिर टूरिस्ट, देखा बस कि वो हिंदू थे। और अब लोग पूछ रहे हैं, हम क्या करेंगे? कश्मीर की वह सुबह जो कभी नहीं भूली जा सकती। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर की 22 सारन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, अचानक गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी। आतंकवादी जो M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार से लैस थे, उन्होंने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चारों ओर गोलियां बरसी, कुछ ने दौड़ लगाई, कुछ ने बच्चों को छुपाया। 17 लोग घायल हुए, 26 लोग वहीं ढेर हो गए। इसे कोई आम हमला मत समझिए, ये सीधा हमला था हिंदुस्तान की रीढ़ पर, और जिम्मेदारी ली TRF नाम की एक ग्रुप ने। ये एक नई आतंकवादी ग्रुप है जो पाकिस्तान के लश्कर और हिजबुल से जुड़ी हुई है। देश का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। दिल्ली से लेकर डिब्रूगढ़ तक, मुंबई से लेकर मथुरा तक लोगों ने एक ही नारा लगाया, अब बहुत हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करो। मूड एकदम साफ था, जनता कार्रवाई चाहती थी, सिर्फ निंदा नहीं। तो पहले समझते हैं कि अब तक भारत ने क्या किया। भारत सरकार ने सख्त फैसले लिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब अब सिंधु का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। दूसरा, वाघा और अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया, मतलब हर व्यापार, हर यात्रा रोक दी गई। तीसरा, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड, यानी कि दोनों देशों के डिफेंस अटैची अब घर वापस जाएंगे। चौथा, सार्क वीजा वाइवर हटाया गया, यानी कि पाक नागरिकों को अब भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जनता कह रही है कि ये काफ़ी नहीं है, और कितनी चिताएं जलनी चाहिए जब देश ये कहेगा कि हम युद्ध में हैं, यानी कि स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन आखिर ये स्टेट ऑफ वॉर होता क्या है? पहले ये समझिए, स्टेट ऑफ वॉर सिर्फ एक जज्बात नहीं होता, ये एक कानूनी और राजनीतिक ऐलान होता है कि अब दोनों देशों के बीच शांति बिल्कुल नहीं है, बल्कि युद्ध की औपचारिक स्थिति है। इसका मतलब साफ हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते निलंबित हो जाएंगे। हर नागरिक, हर संसाधन युद्ध के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इंटरनेशनल लॉ के तहत भारत को कुछ असाधारण अधिकार मिलते हैं, जैसे कि एयर स्पेस प्रतिबंध, सैन्य अधिकरण, मीडिया नियंत्रण आदि। एक बार स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए तो वापसी होना मुश्किल होता है। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री। पहले किसने किया था स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर? भारत की अगर बात करें तो भारत ने कभी भी औपचारिक रूप से स्टेट ऑफ वॉर घोषित नहीं किया, लेकिन कई मौकों पर भारत पाकिस्तान युद्ध, यानी कि 1947 या फिर 1971 बांग्लादेश युद्ध जैसे मामलों में परिस्थितियां वैसी उत्पन्न हुई। हालांकि इन दोनों युद्धों में भी कभी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं हुआ। भारत ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत जैसे सैन्य कार्रवाइयों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। 1971 का युद्ध, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, लेकिन कभी भी इसे औपचारिक रूप से युद्ध घोषित नहीं किया। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव थी, जिसमें बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाने का उद्देश्य था और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस युद्ध में बड़ी जीत मिली, लेकिन ये कभी स्टेट ऑफ वॉर का फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं था। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में USA ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, यानी कि 1941 में जापान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। UK और फ्रांस आदि ने भी ऐसा ही किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। रूस और यूक्रेन का युद्ध, लेकिन टेक्निकली रूस ने कभी भी वॉर डिक्लेयर किया ही नहीं। रूस ने कहा ये स्पेशल ऑपरेशन है ताकि इंटरनेशनल लॉ से वो बच सके। हाँ, इजराइल ने बार बार फॉर्मल वॉर डिक्लेयर किया है, जैसे कि 1967, 1973। अब लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं अगर स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए? सबसे पहले UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस में वॉर एक्ट जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन फुल स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेरेशन UN और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन्वॉल्व कर देता है। मतलब फॉर्मल डिक्लेरेशन के बाद जेनेवा कन्वेंशन लागू होता है, यानी कि POWS, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, रेड क्रॉस प्रोटोकॉल्स और इत्यादि इत्यादि। अब दुनिया इस स्टेट ऑफ वॉर को किस तरीके से देखती है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश द्वारा स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा का असर सिर्फ उस देश तक कभी सीमित नहीं रहता। ये UN सिक्योरिटी काउंसिल और जेनेवा कन्वेंशन में हस्तक्षेप करता है और वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ देता है। तो भारत अगर स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करता है तो पाकिस्तान और कई इंटरनेशनल ताकतें इसमें अपना अलग अलग रिएक्शन दे सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान अपनी पूरी रणनीति को बदल सकता है और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में
इंडिया का एग्रेशन का मुद्दा उठा सकता है। चीन की जहां तक बात करें, चीन शांत रहेगा, लेकिन एलएसी पे और भी गंभीर स्थिति बन सकती है। यूएसए और यूरोपियन यूनियन भी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं ताकि ये युद्ध नियंत्रण में रहे। तो सवाल अब ये नहीं है कि युद्ध कब होगा, सवाल ये है कि क्या हम वो देश हैं जो युद्ध से खुद को साबित करेंगे, या वो जो युद्ध के बिना भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकते हैं। स्टेट ऑफ वॉर के बाद क्या होगा, बाजार पर, मार्केट पे क्या असर होता है? सबसे पहले युद्ध की स्थिति में ग्लोबल इकोनॉमी का इसका सीधा असर होता है। भारतीय शेयर बाजार भी गिरावट देख सकती है और विदेशी निवेशक जो FII जिसको कहते हैं अपनी पूंजी बाहर निकाल सकते हैं, मतलब सारा इन्वेस्टमेंट वो भारत से शिफ्ट कर सकते हैं। इससे भारतीय रुपए की कीमत गिर जाएगी और महंगाई अपने चरम सीमा पर जा सकती है। दूसरा, रक्षा बजट में वृद्धि दिख सकती है, यानी कि वर्तमान में भारत का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ है, तो यदि युद्ध की घोषणा होती है तो ये बजट करीबन 10 लाख करोड़ तक जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि घरेलू खर्च कम करने होंगे और टैक्स बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत को रक्षा निर्माण में भी तेजी लानी होगी ताकि युद्ध की स्थिति में आवश्यक हथियार और उपकरण समय पर उपलब्ध हो सकें। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका असर दिखेगा। भारत की युद्ध स्थिति में ग्लोबल ट्रेड में रुकावट आ सकती है, क्योंकि भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता यानी कि एक्सपोर्टर है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी में। युद्ध की स्थिति में भारत में निर्यात में गिरावट होगी और कई इंटरनेशनल ट्रेड समझौतों में भी पॉज लग सकता है। अब इसका पूरा जियोपॉलिटिकल पर क्या असर होगा? भारत और पाकिस्तान की स्थिति, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती है तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उथल पुथल मच जाती है। पाकिस्तान भारत को एग्रेसर बताने की कोशिश करता है और संयुक्त राष्ट्र में इंडियाज एक्शन का प्रश्न उठाएगा, तो वहीं भारत इसे सेल्फ डिफेंस के रूप में दिखा सकता है। अब चाइना क्या करेगा? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन की ओर से ही होगी, क्योंकि पहले से ही LAC पर तनाव है और यदि भारत युद्ध की घोषणा करता है तो चीन सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा सकता है। यह स्थिति और भी अधिक गंभीर हो सकती है, जिससे चाइना इंडिया रिलेशंस और भी तरीके से खराब हो सकते हैं। अब अगर आज इंडिया वॉर डिक्लेयर कर दे तो क्या होगा? सबसे पहले जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को समझते हैं। पाकिस्तान UN पहुंचेगा और बोलेगा इंडिया एग्रेशन दिखा रहा है। भारत को जस्टिफाई करना होगा कि हमले से पहले उधर क्या हुआ था। अमेरिका और यूरोप कहेंगे डायलॉग करो, वॉर नहीं। चीन शायद वहां चुपचाप देखे, बट LAC पे वो अपनी चीजें बढ़ाते रहेगा। अब इसका असर इंटरनेशनल अलायंस पर भी हो सकता है, जैसे कि क्वाड, ब्रिक्स, SCO जैसे ग्रुप्स में बैठकर भारत हमेशा शांति की बात करता है। तो अगर भारत ये युद्ध छेड़ेगा तो उसकी न्यूट्रल मीडिएटर वाली जो छवि है उस पर चोट पहुंचेगी। इजराइल, रशिया और फ्रांस जैसे दोस्त साथ आ सकते हैं, लेकिन NATO ऑफिशियली कभी हिस्सा नहीं लेगा। अब इसका इकोनॉमी पे कितना असर है? जैसे कि मैंने पहले बताया, रक्षा बजट जो आसमान छू सकता है, 6 लाख करोड़ से सीधा 10 से 12 लाख तक करोड़ पहुंचेगा। दूसरा, टैक्स बढ़ेंगे क्योंकि सब्सिडीज घटेंगी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भागेंगे, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, इतनी कि पेट्रोल 150 रुपये तक भी जा सकता है। उसके अलावा सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होगा तो एक्सपोर्ट्स को रोकेंगे, स्पेशली फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील जैसे मैंने पहले बात की। जितने भी ये पोर्ट्स हैं वो सील हो जाएंगे, फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी, जितने भी शिपिंग वाली चीज़ें हैं जो शिप के थ्रू जाती हैं वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, अब पब्लिक मूड और राजनीतिक का फायदा तो है, जैसे कि राष्ट्रवाद अपने चरम पर होगा। इलेक्शन में रूलिंग पार्टी यानी कि भाजपा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, इतना कि अगले होने वाले चुनाव में BJP फिर से जीत जाए। डिफेंस सेक्टर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, यूथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मिलिट्री में प्राइड आएगी। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहला, लॉन्ग वॉर मतलब लोगों की थाली में खाना कम और देश की सीमाओं पर आग ज़्यादा। अगर युद्ध लंबा चला और डिसिसिव जीत नहीं मिली तो जनता पलट भी सकती है। अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या कहती है? भारत की सेना ने एक नॉन डिक्लेयर्ड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन तैयार की थी, जो थी कोल्ड स्टार्ट, मतलब बिना युद्ध घोषित किए रैपिड मोबिलाइजेशन और अटैक कर देना। लेकिन अगर आज स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये डॉक्ट्रिन ओपन कार्ड बन जाएगा, मतलब सारे सरप्राइज फैक्टर खत्म। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या युद्ध के बिना भी जवाब हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, एक बार फिर से टारगेटेड टेरर कैंप्स पे हमला करने चाहिए। दूसरा, हम साइबर वॉर कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, पाकिस्तान को FATF ब्लैकलिस्ट में वापस डलवाना। तीसरा, ट्रेड कट, MFN स्टेटस तो पहले से ही खत्म है, अब फुल इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर सकते हैं। चौथा, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जितनी भी कंपनीज जो MNCs है जो इंडिया में हैं
उनको अगर हम ये कहें कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आपको पाकिस्तान में अपना बिजनेस हटाना पड़ेगा, इससे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कमर टूट सकती है। अब आखिरी में कंक्लूजन, देखो यार, वॉर कोई वीडियो गेम नहीं है, स्टेट ऑफ वॉर कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो 140 कैरेक्टर में नहीं, 140 करोड़ दिलों की धड़कनों में गूंजता है। हो सकता है कि गुस्से में हम सब चाहें कि बस अब हो गया और अब हमसे या तो आर या तो पार होना चाहिए। अब देखो यार, स्टेट ऑफ वॉर कोई पबजी गेम तो है नहीं कि आपने फ़ोन चालू किया और गेम आपने शुरू कर दी। अगर हमें एक स्टेट ऑफ वॉर या फिर हम इस तरह की कुछ चाहते हैं तो सवाल वही है कि क्या हम तैयार हैं उस आर या पार की कीमत चुकाने के लिए।